हाँ तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में पढ़ रहे थे और पंचवर्षीय योजना यहाँ तक हमने पढ़ा कि आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती हैं। और ये काम जो है पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, अब जो है इस काम को नीति आयोग, नाम बदल के जो है उसका नीति आयोग कर दिया गया है, उसके द्वारा जो है वो किया जा रहा है। अब उसके बाद है चौथा जो है एग्जाम्पल्स यहाँ ले रहे हैं, वह है कमजोर वर्गों का कल्याण। कमजोर वर्गों का कल्याण के बारे में बात थी कि भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया। किसके लिए? अनुसूचित जाति, एससी जिसे बोलते हैं, एसटी, ओबीसी, ये जो हैं इन वर्गों के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि भाई 95वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए इनको आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा या उसको और भी आगे बढ़ा दिया गया 10 वर्षों के लिए। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि देश में अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, 7 सदस्य उसमें हैं, संविधान में दर्ज है, इनको दर्जा दिया गया है संविधान में। और बात ये आती है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में इतना ही नहीं है, महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की गई है महिलाओं के लिए। इसलिए आज हम देखते हैं कि सुनने में ही आता है उस ग्राम पंचायत में जो आरक्षण की लॉटरी निकाली गई है, वो महिला सीट आई है, वो सामान्य महिला सीट आई है, वो ओबीसी महिला सीट आई है, वो एससी महिला सीट आई है, वो एसटी महिला सीट आई है, इस तरीके से सुनने में मिलता है। तो इनको जो है ये आरक्षण का प्रावधान किया गया है महिलाओं के द्वारा। अब ये भी नीति निर्देश तत्वों का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। उसके बाद में मैं बात कर लूं यहाँ कि भाई सामाजिक सुधार की बात कर लें। सामाजिक सुधार, देखिए नागरिकों के सामाजिक उत्थान के लिए क्या कुछ योजनाओं के माध्यम से किया गया है। जैसे बात कर लें वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था है, आज देश के नागरिकों को जो है पेंशन के रूप में पैसा मिल रहा है, जिससे वो अपना जो भी है भाई छोटी मोटी बीमारी हो जाए या और आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो थोड़ा सा दूसरे पर निर्भर कम रहे, उसके लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई है। क्योंकि वर्तमान जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, नई जो पीढ़ी यहाँ चल रही है, इस नई जनरेशन में सबसे ज्यादा सामाजिक पतन हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सरकार को निर्देशित करने का काम क्यों किया है? क्योंकि वृद्धों की हालत नाजुक, वृद्धाश्रम भर गए, उनको घरों से निकाला गया, उनकी अनुपयोगिता को देख करके अब इनकी उपयोगिता नहीं है, ये बोझ है, क्योंकि ये अब कमाते नहीं है। तो वर्तमान की जो नई जनरेशन है, देखा गया कि ये वृद्धों के सामने बहुत ही जो है, क्योंकि इस अवस्था में जो है सहारे की आवश्यकता होती है, सहारा मिलने की बजाय उनको बेसहारा
ज्यादा किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा जो है इन नीति निर्देशक तत्वों ने निर्देशित किया सरकार को, पथ प्रदर्शक करने का काम किया कि आपको वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई। उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वर्तमान सरकार जो है निःशुल्क दवाइयों का भी वो है, बहुत सारी जांचें हैं वो निःशुल्क हो रही हैं। इस तरीके का ये भी जो है कार्य किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत बहुत सारे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए जो है इस प्रकार से एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में ये शुरू किया गया, बहुत बड़ी योजना के रूप में शुरू किया गया। इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा और भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को, समाज के ढांचे को, ताने बाने को सुधारने का काम किया है। ये भी इनका एक एग्जाम्पल्स है। उसके बाद मैं बात कर लूं बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। देखिए बड़े उद्योगों का जो राष्ट्रीयकरण की बात आती है यहाँ कि आर्थिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कि अमीर और गरीब के बीच ज्यादा ये फासला ना रहे। आर्थिक समानता तो स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन ये कम से कम हो, तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा किया जाता है। परिवहन जैसे साधन है इनके ऊपर भी जो है एक प्रकार से बीमे की व्यवस्था है। कोयले की खानों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बीमे की व्यवस्था है। और भी बहुत सारे पर्यटन उद्योग है जिनके माध्यम से भी ऐसा किया गया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलने की बात हो। बड़े बड़े जो बैंक हैं उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्तर के जो है उनको एक प्रकार से बनाया गया है। अब उसके बाद में सातवां जो एग्जाम्पल है वह है न्यायिक व्यवस्था में सुधार। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। देखिए सस्ता शीघ्र सस्ता जिसमें बहुत ही कम जो है लोगों का पैसा लगता हो, सस्ता शीघ्र न्याय सुलभ। सस्ता शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए लोक अदालतों का, त्वरित न्यायालयों का, जिन्हें फास्ट ट्रैक अदालत भी कहा जाता है, इनकी व्यवस्था की गई है। लोक अदालत, फास्ट ट्रैक अदालतें हैं जो त्वरित न्यायालय जिनको कहा जाता है, उनके माध्यम से जो पहले उसमें पढ़ा हमने कि लंबी, जटिल और खर्चीली जो ये न्याय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सुधार के लिए जो है ये किया गया कि जब लोक अदालतें होंगी उनमें ज़्यादा अपने को कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं होगी, कानून ये लंबी प्रक्रिया नहीं होगी, शीघ्रता से जो है न्याय मिलेगा, सुलभ तरीके से, आसानी से जो है ये न्याय मिलेगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो की गई है। तो ये इनका जो है एक प्रकार से कहें कि सातवां एग्जाम्पल था। अब उसके बाद में आठवां है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। आठवां अनिवार्य व निःशुल्क अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार
देखिए, मैं बात करूं थोड़ा सा कि हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के समय हमारे देश में केवल 15% लोग ही क्या थे, साक्षर थे। पढ़े लिखे नहीं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, साक्षर, जिसको साक्षर माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आते थे, ऐसी स्थिति में आते थे केवल 15%। अगर मैं थोड़ी सी बात यहां कर लूं कि 15% साक्षरता वाला कोई देश और वो लोकतंत्र की स्थापना करे पहली बार, क्योंकि राजतंत्र था आजादी से पहले, विदेशी आक्रांताओं के अधीन देश था, विदेशी ताकतों के अधीन लंबे टाइम तक अधीन रहा, गुलाम रहा हमारा देश। उसके बाद इतनी साक्षरता, गरीबी की हालत नाजुक, और ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना करना, विशेषकर जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उन्होंने, और विशेषकर अमेरिका वगैरह जो देश हैं इन्होंने एक प्रकार से मजाक सा उड़ाने की बात थी कि भारत इतनी साक्षरता, इतनी गरीबी, निर्धनता और वहां लोकतंत्र। लेकिन भारत ने हड्डी के रातों से ये जता दिया कि पढ़े लिखे कम है तो क्या है, निर्धन है तो क्या है, लोकतंत्र को मजबूती के साथ लागू ही नहीं किया। अपितु प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ, उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके जता दिया कि हाँ, हम लोकतंत्र के बारे में भली भांति परिचित हैं, हमारे अटल इरादों के कारण हम इस व्यवस्था को लागू नहीं, लंबे टाइम तक इसको जारी रखेंगे। इस तरीके से मैं यहां बात आ गई साक्षरता की, तो 15% लोग साक्षर थे, इतनी आबादी शिक्षित थी, या शिक्षित तो नहीं कह सकते, उस समय तो साक्षर ही है तो ज्यादा सटीक रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा। सरकारों ने शिक्षा के महत्व को समझा कि भाई शिक्षा से देश का विकास हो सकता है, शिक्षा से समाज का विकास हो सकता है। तो लोगों तक शिक्षा कैसे पहुंचे, लोग शिक्षित कैसे बने, इसके लिए विभिन्न अभियान चलाए गए, बहुत सारे अभियान चलाए गए। साक्षरता वाले अभियान हमने पहले जो है खूब अच्छी तरीके से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो है वो चलाए गए कि लोगों को शिक्षित किया जाए। अब संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन है, उसके आधार पर प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है उनको प्रदान किया गया। प्रत्येक माता पिता और संरक्षक का यह दायित्व है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वो शिक्षा दिलाए। ये कंपल्सरी है, ये अनिवार्य है। अब उसके बाद मैं बात कर लूं संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। नवा संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन कि भाई आर्थिक और सामाजिक न्याय, कैसी आर्थिक और सामाजिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय के मार्ग में इस संपत्ति के अधिकार को बाधा माना गया। कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये संपत्ति का अधिकार। अब इसको बाधा माना गया तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को
अधिकारों की सूची से क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये बाधक आर्थिक और सामाजिक। वही बात, कुछ लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति जो पहले बताया और कुछ के पास कुछ भी नहीं, तो नहीं तो समाज में उनको न्याय मिल सकता, न आर्थिक रूप से जो है वो मजबूत हो सकते। तो ये बड़ी बात है, तो इसको ध्यान में रखा और इस अधिकार को क्या किया गया, अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब उसके बाद है 10वां, समान कार्य हेतु समान वेतन। समान कार्य हेतु समान वेतन। देखिए, वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया कि भाई समान कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, स्त्री हो या पुरुष, अगर वो समान कार्य कर रहा है तो उसको वेतन भी समान दिया जाए। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अध्यापन का कार्य एक पुरुष कर रहा है, वही है कि भाई वो उसके साथ में वो उसकी भी सर्विस लगी है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उनमें भी उनका जो है प्रकार से ईयर हाउ वो बहुत पहले लगा, उसके बाद वो तो बहुत सारे भक्तों से ज़्यादा हो सकता है उसका, लेकिन समान रूप से समान वैकेंसी में वो लगे, समान उनकी ग्रेड है और उसके बाद वो स्त्री है इसलिए उसका वेतन कम, पुरुष है उसका वेतन ज़्यादा, तो ये नहीं किया गया। समान कार्य तो समान उसको वेतन भी दिया जा रहा है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नीति निर्देश तत्वों को लागू करने के बाद इन्होंने जो है महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम जो है आगे हम पढ़ेंगे मूल अधिकार एवं नीति निर्देश तत्वों का थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि इनमें अंतर क्या है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, यहां दोनों के बीच अंतर। पहली बात यह है कि भाई मूल अधिकार है, मूल अधिकार वाद योग्य है, मूल अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व नहीं। नीति निर्देशक तत्व नहीं। देखिए, मूल अधिकार यदि कोई उल्लंघन करता है तो ये वाद योग्य है, व्यक्ति न्यायालय में शरण ले सकता है, न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। लेकिन नीति निर्देश तत्वों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो यह व्यक्ति न्यायालय में शरण नहीं ले सकता। ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं। ये तो वही है, जनमत की शक्ति है, जनता की अधिकार। इस तरीके से पहला अंतर तो यही है। दूसरे अंतर की हम बात कर ले यहां, तो वह है कि मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं।
मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार या राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक की भूमिका, राज्य की नीतियों में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के क्या है? व्यक्तिगत अधिकार। और नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य की जो नीतियां हैं, उन राज्य की नीतियों में ये पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। राज्य के कि राज्य की नीतियों को बनाते समय पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इस तरीके की नीतियों का जो है गठन किया जाना चाहिए, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद है नंबर 3 पर, इनका अंतर करें। समझ गए? मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो तो राज्य की जो नीतियां हैं उनको एक पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं या निभाते हैं वो। तीसरा है कि मूल अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है। देखिए, मूल अधिकार ये नागरिकों के क्या है? कानूनी अधिकार। मूल अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक बंधन है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? सामाजिक बंधन या समाज के बंधन है कि समाज में रहना है तो इस तरीके की ये जो नीतियां हैं उनका पालन करना होगा, और ये व्यक्ति के कानूनी अधिकार है। तीसरा। चौथा अंतर है वही मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र। मूल अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है। मूल अधिकार क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। ये केवल राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है, और नीति निर्देशक तत्व क्या है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। ये चौथा अंतर है कि मूल अधिकार ये राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है, और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के भी क्या है? प्रतीक है। तो इस तरीके से ये मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर था। अब बात कर लेते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, अंतर के होते हुए इनमें संबंध भी है। मूल
मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। देखिए, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आपसी रिलेशनशिप भी है, संबंध भी है। वो क्या है कि भाई बात हम संविधान में कर रहे हैं, तो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और संविधान के भाग बस संविधान में इनका भी उल्लेख है और इनका भी, बस इनका भाग 3 में है और इनका भाग 4 उल्लेख किया गया है। दूसरी बात है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों ये पूरक है, दोनों क्या है? पूरक है। एक ही सिक्के के एक है, दो पहलू भी बता दें इनको। अब ये दूसरा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तीसरा संबंध के बारे में हम बताएं कि वर्तमान में न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जा रही है। वर्तमान में न्यायपालिका जो है वो मूल अधिकारों की व्यवस्था करती है, तो किस संदर्भ में करती है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में करती है, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसलिए वर्तमान में जो न्यायपालिका है वह मूल अधिकारों की व्यवस्था है वो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में करती है। समझ गए? दोनों का संविधान के भाग 3 में, भाग 4 में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरे में है कि वर्तमान में न्यायपालिका है वह मूल अधिकारों की व्यवस्था है वो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में करती है। किसके संदर्भ में करती है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस चैप्टर में दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अंतर भी पढ़ा, संबंध भी पढ़ा और एक एक अलग अलग से भी पढ़ा। अब लेते हैं अंतिम जो है वह मूल कर्तव्य। कौन सा है? मूल कर्तव्य के बारे में हम जो है यहाँ पढ़ते हैं। अब मूल कर्तव्य जो है देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 है के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय संविधान या हमारे संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा के द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक नया कर्तव्य और जोड़ दिया गया। 86 भी यहाँ तो 10 थे, कितने कर्तव्य? 10। और 86वें एक कर्तव्य और जोड़ दिएगा और कितने हो गए? 11। कितने कर्तव्य हो गए हैं? 11 कर्तव्य। वो पता ही आपको?
अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वो कर्तव्य बोर्ड जोड़ दिया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। अब बात ये आती है कि भाई मूल जो कर्तव्य हैं उनका पालन किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। मूल जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन किए बिना अधिकारों का उपयोग है वो संभव नहीं है, क्योंकि कर्तव्यों को नागरिकों के लिए संविधान में आदर्श के रूप में जोड़ा गया है। इनको संविधान में किस रूप में जोड़ा गया है? आदर्श के रूप में जोड़ा गया है कि ऐसे हमें संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे भी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ दायित्व ऐसे हैं कि हमें भी उनका निर्वहन करना चाहिए। इसके लिए जो है एक प्रकार से कहा गया है कि कर्तव्य राष्ट्र हित की भावना व जागरूकता लाने वाले हैं। कर्तव्य क्या है? राष्ट्र हित की भावना और जागरूकता लाने वाले हैं, और कर्तव्यों का प्रयोग जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह संविधान की व्यवस्था हेतु प्रयोग में किया जा सकता है। किनका? कर्तव्य। अब मूल अधिकारों की हम जो है ये तो कर्तव्य हो गए। अब मूल अधिकारों की यहाँ थोड़ी सी आलोचना कर लेते हैं कि भाई मूल अधिकार जो है उनकी आलोचनाएं क्या है। कोई भी अच्छी बात होती है, दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, तो यहाँ हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों की आलोचना। मूल अधिकारों की आलोचना देखिए, कर्तव्यों के उल्लंघन पर हमारे संविधान में किसी तरह की कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे इनकी पालना की भली भांति नहीं हो पा रही। कर्तव्यों के उल्लंघन पर हमारे संविधान में किसी तरह की कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए इनकी पालना जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। या सॉरी, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्यों की यहाँ आलोचना पढ़ रहे हैं। मूल कर्तव्य अत्यधिक आदर्शवादी विचार है, दूसरे में अगर हम पढ़े तो, और ये आदर्शवादी विचारों से ज्यादा प्रेरित होने के कारण राष्ट्रीय आदर्शों की पालना देश की समन्वित, एक प्रकार से ये कहें इनकी जो पालना की जा रही है तो वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। अब नंबर 3 पर भी हम जानकारी ये प्राप्त कर लें कि भाई जो मूल कर्तव्य है वो संस्कृति व गौरवशाली हमारी जो परंपरा है उसकी रक्षा करना, वैज्ञानिक जो एक प्रकार से दृष्टिकोण रखना, मानववाद, ऐसे आदर्श हैं जो प्राय व्यवहार में काम में नहीं लिए जा रहे। तो ये कुछ आलोचनाएं थी किनके? मूल हमारे जो कर्तव्य हैं उनकी आलोचना की गई कि भाई इस तरीके से जो है अब बहुत सारा है जो हमारा कर्तव्य है, हमारे राष्ट्रीय स्मारक है उनकी रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, बहुत सारी इस तरीके से ये बातें हैं, प्राचीन जो स्मारक है उनकी रक्षा, ये सब है। लेकिन ईमानदारी के साथ कितने लोग इस प्रकार के आदर्शों को अपनाते हैं, इस प्रकार के जो हमारे जो ये एक प्रकार से ये कहें कि हमारी जो गौरवशाली जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, उनका निर्वहन कर पाते हैं ईमानदारी के साथ? बहुत कम। इसलिए व्यवहार में ये जो है एक प्रकार से कहें कि बहुत कम इनकी पालना हो पा रही है, और ये वाद योग भी नहीं है मूल अधिकारों की तरह। तो इस तरीके से ये मूल कर्तव्य के बारे में था, और इसी के साथ जो है अपना ये जो चैप्टर है मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य वाला, ये समाप्त हो